हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है साइकोडायनामिक अप्रोच। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन टू अस बाय द ग्रेट फिजिशियन सिगमंड फ्रॉइड। अगर ये ना होते तो शायद आज हम साइकोलॉजी ना पढ़ रहे होते, और शायद आज मैं वीडियोस ना बना पा रही होती, और मे बी किसी और नीश पे वीडियो बनाती। यू नेवर नो। ओके, सो इनकी पिक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइट। फेस पे अलग ही इनके नूर है, अलग ही ग्लो है, एक अलग ही इनके फेस पे पता लगता है कि दैट ही वाज अ ग्रेट, और ही वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रॉइड। सी, इनको कई आपके टीचर बोल सकते हैं सिगमंड फ्रूड या सिगमंड फ्रॉइड। सो मैं पर्सनली इनको सिगमंड फ्रॉइड बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही अपने टीचर से सुना था एंड ग्रास्प कर लिया। ओके, साइकोडायनामिक अप्रोच या साइकोडायनामिक थ्योरी काफी लेंदी है, और ये फेवरेट थ्योरी है टीचर्स की। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है पक्का, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर नहीं, लॉन्ग आंसर भी आ जाता है, कई बार तो 6 मार्कर भी आ जाता है। ठीक है। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इस थ्योरी के बारे में, थ्योरी से पहले सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, क्योंकि इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड हमें पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल ही वॉज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, ही इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है इन्हें। Okay, Sigmund Freud was a physician and developed his theory during his clinical practice. ये एक physician थे, और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे साइकोडायनामिक अप्रोच हमें दी थी, साइकोडायनामिक अप्रोच डेवलप करी थी। ठीक है, इसको साइको एनालिसिस भी कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में, क्लास 12 की एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि इसको आप साइको एनालिटिक या साइको एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है। ओके, और देखो, पहले पहले जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट ही करा था, यानी कि अर्ली इन हिज करियर, he used hypnosis to treat people with physical and emotional problems. So उन्होंने क्या नोट किया था कि उनके पास जितने भी क्लाइंट्स कह लो या पेशेंट्स कह लो जो आते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स होते थे। अब पता कैसे लगता था कि इमोशनल प्रॉब्लम है? देखो, क्लाइंट आया है कंप्लेन लेके, उनके पास आता था पेशेंट ऐसे कंप्लेंट लेके कि मेरी बॉडी में इस जगह पे दर्द है। सपोज मेरी बॉडी में, मेरी आर्म में बहुत टाइम से पेन है, पर कोई कारण नहीं है, सारे टेस्ट करा लिए, सारी मेडिसिन देख ली, कोई काम नहीं कर रही, बट वो पेन हो रहा है। बट जैसे ही द वे दे यूज टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, जैसे ही सिगमंड फ्रॉइड उनसे बात करते थे और उन्हें बोलने का मौका देते थे, तो दे वर easily able to express themselves, and as they expressed themselves, the more they talked, the more they felt better. ठीक है, जितना ज्यादा वो बात करते थे उतना ही ज्यादा they used to feel better. So बाद में सिगमंड फ्रॉइड ने हिप्नोसिस टेक्निक यूज करी पेशेंट्स को ट्रीट करने में, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि देखो, जब आप किसी, अब ऑफ कोर्स हमें पता होता है जब हम दुख में होते हैं, आपको और मुझे दोनों को ये बात पता है कि जब हम दुख में होते हैं और हमसे कोई आके बात करता है, तो हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के बाद बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। यही स्टोरी यहाँ पे थी। जब सिगमंड फ्रॉइड ने नोट करा कि लोगों को फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों से बात करी जाए प्यार से। है ना, जब हमसे कोई प्यार से बात करता है तो हम इजीली अपने जब इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो हमें कितना रिलैक्स्ड, कितना आराम फील होता है।
ऐसे ही उनके साथ होता था कि जितना वो बात करते थे उतना रिलैक्स फील करते थे। इससे सिगमंड फ्रॉइड को एक बात पता लगी कि फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स ट्रीट कर सकते हैं हम हिप्नोसिस से, यानी लोगों को मौका दो बात करने का, या फिर लोगों को हिप्नोटाइज कर लो ताकि वो बेटर फील करें। ठीक है, हिप्नोसिस से क्या होता था, बेसिकली लोगों के अंदर इन डेप्थ जाके वो क्या फील कर रहे हैं, लोग बोलते जा रहे थे, फ्री एसोसिएशन, लोग बोलते जाते थे कि वो क्या फील कर रहे हैं विदाउट सेंसरिंग इट। ठीक है, लोग एक सो बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड ने दो टेक्निक्स यूज करी थी, एक हिप्नोसिस और एक फ्री एसोसिएशन। सो फ्री एसोसिएशन, इनका कॉम्बिनेशन भी यूज किया था। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, लोग बात करते हैं और बिना बिना सेंसर करे अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को बिना सोचे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, उसे एक्सप्रेस करते हैं लोग। ठीक है, दिस इज फ्री एसोसिएशन। सोचो आपको और मुझे मौका मिल जाए कि बिना सोचे समझे अपनी बातें बस कहे जाओ तो हमें कितना बेटर फील होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यही उन लोगों के साथ था। एंड टू डिग डीपर ही यूज्ड hypnosis so that people could feel better when they had physical and emotional problems। ठीक है, और फ्री एसोसिएशन मेथड यूज करने से, या फिर एक दो मेथड और थे, ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस भी एक मेथड है कि ड्रीम्स, क्या आप ड्रीम्स देख रहे हो उनकी इंटरप्रिटेशन करना, या फिर कई बार होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, कि हम कहना कुछ चाह रहे थे और निकल कुछ गया, स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना, कि कहना राधा था लेकिन निकल सीता गया। तो क्यों ऐसा, कहीं ना कहीं क्योंकि हम राधा के बारे में, सीता के बारे में सोच रहे थे, राइट? कहना राधा था लेकिन सीता निकल गया माउथ से, क्योंकि हम सीता के बारे में सोच रहे थे। तो स्लिप ऑफ द टंग, ये एरर्स है ना, ये एरर्स क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड में कुछ इंटरनल फंक्शनिंग चल रही है। अब इस फंक्शनिंग को समझने के लिए उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका क्या नाम था? साइकोडायनामिक अप्रोच। ओके, नाउ दिस अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ज्यादा जानी पहचानी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली अप्रोच है पर्सनालिटी को लेकर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। एंड इसमें आप ये सब चीजें पढ़ोगे, सबसे पहले तो levels of consciousness. There are three levels of consciousness: conscious, pre-conscious, unconscious. Then structure of personality: id, ego, superego. Then ego defense mechanisms, and then the lastly the stages of personality development. ओके, नाउ सबसे पहले हम समझते हैं, आज इस वीडियो में हम समझेंगे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सो बेसिकली देर आर थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है कॉन्शियस लेवल। सेकेंड लेवल जो होता है वो होता है प्री कॉन्शियस लेवल। एंड थर्ड लेवल जो होता है वो होता है अनकॉन्शियस लेवल। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट डिस्कस द थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे। देखो स्क्रीन पे मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे ही फ्लो चार्ट आपने बनाना है। ठीक है, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। हेडिंग दोगे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। देन 3 वेब्स बनाओगे। प्लीज ये फ्लो चार्ट ना पेंसिल से ही बनाइएगा। ओके, नंबर 1, कॉन्शियसनेस, या आप सिंपल कॉन्शियस भी लिख सकते हो, कॉन्शियस लेवल। नंबर 2,
प्री कॉन्शियसनेस, या फिर आप इसको सब कॉन्शियसनेस पे लिख सकते हो। Lastly, number 3 is unconsciousness. ठीक है, सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ द माइंड। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना है, मैंने स्पेशली आपके आगे ड्रॉ करा है ये फ्लो चार्ट, ताकि आपको याद रहे कि आपको एग्जाम में ही ड्रॉ करना है, लॉन्ग आंसर आता है अगर। अच्छा, अब जो फर्स्ट लेवल ऑफ माइंड है दैट इज द कॉन्शियस लेवल और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? वो चीजें जिसके बारे में आप अवेयर हो, वो थॉट्स, वो एक्शंस, वो इमोशंस जिसके लिए आप अवेयर हो, जिसके बारे में आप अवेयर हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछता है कि आपका नेम क्या है, तो मुझसे कोई पूछेगा मेरा नेम क्या है, तो मैं क्या कहूंगी? माई नेम इज पलक, बिकॉज एकदम से आंसर करोगी ना स्पॉन्टेनियसली, तो वो क्या है? कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड है, बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट इट। इसके बाद क्या आता है? सेकेंड लेवल, दैट इज द प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल। प्री कॉन्शियस लेवल में क्या है? इसमें वो सारी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप अवेयर सिर्फ तभी होते हो व्हेन यू अटेंड टू इट वेरी क्लोजली। सो pre-conscious mind includes all those mental activities of which you become aware only if you attend to it closely. For example, आपसे पूछ लिया जाए कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो आप 1 मिनट तो सोचोगे, है ना? 1 मिनट तो सोचोगे और फिर बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? अच्छा, the next level is the third level of consciousness, or we call it as unconscious. So unconscious level वो होता है जहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप अवेयर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ड्रीम देख लेते हो, आप कोई ड्रीम देख लेते हो, है ना? तो आपको पता नहीं लगता आपने वो ड्रीम क्यों देखा, या आपने कहना तो होता है राम और निकल जाता है आपके मुंह से राघव। क्यों? क्योंकि आप राघव के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, कहना तो नाम राम था लेकिन निकल राघव गया। अब कितनी बार होता है कि मेरी ग्रैंड माँ मेरी छोटी सिस्टर का नेम लेना चाह रही होती है, बट बाई चांस वो कहती है पलक, और सिस्टर को मेरी अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लग जाता है कि आप हर बार पलक पलक कहते हो। वाई? बिकॉज माई ग्रैंड माँ, आई एम क्लोज टू माई ग्रैंड माँ, शी इज, आई एम क्लोजर टू हर, आई मीन शी इज क्लोजर टू मी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ माई सिस्टर, ज़्यादा क्लोज मेरे से हैं, सो इसीलिए वो मेरे बारे में ज़्यादा सोचती हैं, तो कई बार उनके माउथ से मेरा नेम ज़्यादा निकल जाता है, और ये ऐसा होता है हमारी फैमिलीज में। ठीक है, कई बार बुआ का नेम लेना होता है तो हमारा नेम ले लेती हैं, सो इट हैपेंस विद एवरी वन ऑफ अस। ओके, सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद जो आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं पर्सनालिटी के। अच्छा, एक बात और हमें समझनी चाहिए कि जो हमारा माइंड है ना, वो एक हमारा जो माइंड है वो एक रिजर्वॉयर की तरह होता है। ठीक है, उसमें जो पार्ट इस आइसबर्ग के ऊपर या रिजर्वॉयर के ऊपर का होता है, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो रिजर्वॉयर बना हुआ है, बट यहाँ पे एक आइसबर्ग बना हुआ है। तो जो पार्ट इस आइसबर्ग के ऊपर है, जितना भी पार्ट इस आइसबर्ग के ऊपर है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। जो आइसबर्ग के, थोड़ा सा आइसबर्ग के ऊपर भी है, थोड़ा सा आइसबर्ग के नीचे भी है, वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा प्री कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड। ये देखो, ये वाला हिस्सा सेकंड, ये देखो। ठीक है, और ये जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ना हमारे माइंड का, जो
कंसील्ड है, जो छुपा हुआ है, जो आइसबर्ग के अंदर वाला पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है? वो हमारा है अनकॉन्शियस माइंड। ये जितना भी पार्ट है रिजर्वॉयर के अंदर वाला, ये सारा गहरा छुपा हुआ, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। सो हमारी जो पर्सनालिटी है उसका एक स्ट्रक्चर है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म कह सकते हो, या सबसे पहला जो पर्सनालिटी का पार्ट है, ये 3 पार्ट्स है हमारी पर्सनालिटी के, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहला पार्ट जो बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है उसको होता है इड। फिर डेवलप होता है हमारा सुपर ईगो, और फिर आता है हमारी ईगो। अब आप सोच रहे होगे कि ईगो का मतलब तो अकड़ होती है, एटीट्यूड होता है ना। ईगो तो हम नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, बट आज साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ईगो एटीट्यूड नहीं होता, ईगो अकड़ नहीं होती। ईगो का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस किसके बीच में? बैलेंस बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो। ठीक है। अब ये दोनों चीजें है क्या? थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। पहले तो हम इड समझते हैं। सो इड जो होता है वो हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। इड को हम प्लेजर प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसानों के अंदर बहुत तरह की इच्छाएं होती हैं, राइट? कि हमें चॉकलेट खानी है, वेट बढ़ रहा है लेकिन चॉकलेट जरूर खानी है, या फिर गला खराब है लेकिन कुरकुरे जरूर खाने हैं, राइट? सो ये क्या है? ये हमारा प्लेजर सीकिंग बिहेवियर है कि हमें प्लेजर, हमें खुशी चाहिए, तो उस खुशी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, और कितनी बार हम बिना सोचे समझे वो चीजें करते हैं। ठीक है। सो वो जो बिना सोचे समझे या अपनी इच्छाओं को, नॉर्मली भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने को क्या बोलते हैं? ग्रेटिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स। यानी कि जो भी हमारे इंस्टिंक्ट है, खाओ पियो मौज करो, ये सारी हमारी इंस्टिंक्ट्स है। ये इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं? खाना पीना सोना उठना, ये सारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं। इनकी ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन यानी कंप्लीशन, कंप्लीट करना। ठीक है। सो ये हमारी जितनी भी ड्राइव्स है, इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स, ड्राइव यानी नीड्स, इंस्टिंक्चुअल नीड्स की ग्रेटिफिकेशन कब होती है? जब हमारा इड का लेवल हाई होता है। सो इड में इंसान बिना सोचे समझे अपनी इच्छाएं पूरी करता है, बेसिकली अपनी प्रिमिटिव नीड्स या सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करता है। बेसिकली इट इज सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इन नेचर। कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप किसी का सर फोड़ दोगे। अब कितनी बार होता है ना, क्लासरूम में लड़ाई हो गई, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उस बच्चे में इड बहुत ज्यादा है। ठीक है। इड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब गुस्सा आता है आपको, अब आपके घर में कोई ऐसा रिलेटिव आ गया जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उनको बोलोगे आंटी आप वापस जाओ, या अंकल आप वापस जाओ, या आप वो घर में आ गए तो उनको रिस्पेक्ट दोगे, बिठाओगे? बिठाओगे ना। अगर आपका इड ज्यादा होगा, यानी आपका प्लेजर सीकिंग बिहेवियर ज्यादा होगा, तो आप क्या करोगे? उन्हें घर से भेज दोगे। बट ऐसा हम करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईगो का रोल है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। सो इड क्या करता है? बेसिकली हमारी जितनी भी प्रिमिटिव नीड्स हैं, प्रिमिटिव नीड्स वो नीड्स होती हैं विच आर सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इन नेचर। कि सेक्सुअल अर्ज है या अग्रेसिव इम्पल्स है, इन सब को इमीडिएटली ग्रेटिफाई करता है, एकदम से कंप्लीट करता है। ठीक है। अपनी डिजायर्स को, अपनी विशेस को एकदम से कंप्लीट करता है। अब जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनमें एक रीजन, जेन्युइन क्रिमिनल्स, उनमें एक रीजन क्या होता है कि उनका इड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है।
रादर देन द सुपर ईगो एंड ईगो। ठीक है। तो जो इड है वो किस पे काम करता है हमारे, अभी आपको मैं बताऊंगी आगे सारा कि ईगो और सुपर ईगो क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, घबराना मत। सो जो इड हमारा है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल यानी इच्छाओं की पूर्ति करना। ठीक है। सो वी ऑल सीक टू कंप्लीट द प्लेजर, टू ग्रेटिफाई द प्लेजर एंड अवॉइड पेन, है ना। हम सब अपने प्लेजर्स को कंप्लीट ग्रेटिफाई करना चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। इसी चीज पे आपका इड काम करता है। सो बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जो इड है that is energized by the two instinctual forces, that is life instincts and death instinct। ये दो instincts के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने, इन दोनों में इड का, ये दोनों चीजें हैं जो इड को एनर्जाइज करती हैं, एनर्जी देती हैं, समझ लो प्राण प्रतिष्ठा करती हैं इड की, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। और ज्यादा फोकस उन्होंने सेक्सुअल यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट को दिया और कम फोकस उन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट को दिया। ठीक है। अच्छा, द इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइज द इड, यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट जो इड को एनर्जी देती है उसको हम लिबिडो बोलते हैं। ओके। एंड जो इड है वो हमें पता ही है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है और वो चीज़ों को इमीडिएटली ग्रेटिफाई कर लेती है, अपनी इच्छाओं को एकदम से पूरा कर लेती है और वो किसी भी मॉरल वैल्यू की केयर नहीं करती, उसे किसी मॉरल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी सोशल नॉर्म से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जो इड होगा वो किसी सोशल नॉर्म से इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आती है हमारी सुपर ईगो। सुपर ईगो बेसिकली इड का बिल्कुल ऑपोजिट है। इड जो था वो बर्थ के टाइम प्रेजेंट था, है ना, बच्चा सोता है, कपड़ों में ही वो यूरिन करता है या पूप करता है, किसी को नहीं कहता, एकदम रो पड़ता है, उसे कुछ भी चाहिए होता है, तो वो क्या है, वो प्रिमिटिव नीड्स है, वो उसको ग्रेटिफाई कर रहा है एकदम से। लेकिन जो सुपर ईगो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते 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 डेवलप होता है। ओके। एंड सुपर ईगो वर्क्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल। सुपर ईगो किस पे काम करता है हमारे, मोरालिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है। अच्छा, अब इट इज द मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग दैट वर्क्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल। नाउ सुपर ईगो ही कहता है इड और ईगो को कि आप जो चीज की इच्छा कर रहे हो उसे पूरा करना एथिकल होगा कि नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हमने एक मूवी देखी थी मोहब्बतें, उसमें अमिताभ बच्चन जी कहते हैं एक डायलॉग, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, है ना, वही हमारा सुपर ईगो है कि ये सारी परंपराओं, प्रतिष्ठाओं, अनुशासनों पर काम करता है। ठीक है, एथिक्स पर काम करता है, ये बताता है कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आप इच्छा पूरी करना चाह रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है। अब एक बच्चा है, उसको आइसक्रीम खानी है, तो वो क्या करेगा, एकदम से जाके आइसक्रीम ले लेगा या फिर उसका मन कहेगा नहीं नहीं रुक जा रुक जा, आइसक्रीम ऐसे मत ले, पहले घर से पैसे तो लेकर आ, ये तो चोरी होगी, ये तो स्टीलिंग है अगर आप ऐसे ही जाके आइसक्रीम ले रहे हो तो, है ना। सो जो हमारा सुपर ईगो है वो तीनों लेवल पे काम करेगा, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल पे। और जो इड था ना, इड सिर्फ अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। जब जब किसी एडल्ट में इड हाई होता है तो उसे पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। ओके। जो सुपर ईगो है वो मॉरल जजमेंट्स पर बेस्ड है, मोरालिटी पर बेस्ड है कि ये डिसीजन सही है तो ही ये पूरा किया जाएगा, ये इच्छा सही है तो ही पूरी करी जाएगी वरना नहीं करी जाएगी। अब आ जाओ आप
final part of personality, part of the structure of personality, that is ego. अब आज तक हमने सुना है कि ईगो तो भाई बहुत ही गलत चीज है, ईगो मत रखो, ईगो किल्स द रिलेशन। अरे नहीं बाबा, ईगो नेवर किल्स द रिलेशन, बल्कि ईगो balances the relation. अब समझते हैं हाउ इट बैलेंसेस द रिलेशन. बेसिकली जो आपका ईगो होता है, इट ब्रिंग्स आउट द बैलेंस बिटवीन योर इड एंड सुपर ईगो. तो अब इड तो हो गया बिल्कुल प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करने वाला, और सुपर ईगो हो गई आपकी मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करने वाली. लेकिन कोई ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए ना जो इनके बीच में बैलेंस बनाए, यानी कि जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करे. किस प्रिंसिपल पे? रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी. रियलिटी प्रिंसिपल यानी प्रैक्टिकलिटी. देखो जी, अगर ये इच्छा पूरी करने लायक है और सही है तो ही पूरी करी जाएगी. अब उस बच्चे का मन था कि वो आइसक्रीम ले आए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, और उसके माइंड में ये भी चल रहा था कि मैं घर से पैसे ले आता हूँ फिर लूंगा. ऐसे भी तो हो सकता है कि वो बच्चा आइसक्रीम वाले अंकल को जाके एक बार रिक्वेस्ट करे कि अंकल मुझे आप आइसक्रीम दे दो, पैसे मैं अपनी मम्मा से कह देता हूँ, मम्मा से लेकर आ जाता हूँ, है ना. मुझे पता है आजकल पेटीएम का जमाना है, बट हर बच्चे के पास, तो बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे. अब ये मत बोलना कि मैम पेटीएम का जमाना है ना. बच्चे के पास थोड़ी ना पेटीएम होगा, इतने छोटे से बच्चे के पास जिसको आइसक्रीम लेनी है. मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, आप जैसे या मेरे जैसे टीनेजर या अडल्ट की बात नहीं कर रही. ठीक है, तो वो अंकल से रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं. तो वो रिक्वेस्ट करना क्या है? ईगो. क्यों? क्योंकि उसने बैलेंस बना लिया अपने इड और अपने सुपर ईगो के बीच में. ठीक है. सो ईगो जो है वो तीनों लेवल पे काम करेगा, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे, और ये रियलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा हमेशा. एथिक्स भी देखेगा, इच्छाएं भी देखेगा, और फिर बैलेंस करेगा. ओके, वर्किंग ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. Thus, the ego is demanding. लास्ट पॉइंट देख लो. ईगो डिमांडिंग है, सेल्फिश है, इलॉजिकल है, इरेशनल है, अनरियलिस्टिक. मतलब इन्होंने जितना बुरा बना सकते हैं इड को उतना बुरा बना दिया. वीडियो के लास्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जिसके लिए इड का होना बहुत जरूरी है. इतना भी बुरा नहीं है ये इड. फैंटेसी ओरिएंटेड है इड, एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल. ओके, ठीक है. बट जो ईगो है वो पेशेंट है, रीजनेबल है, लॉजिकल है, रैशनल है, एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रियलिटी प्रिंसिपल. चलो, इसके साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कवर हो जाता है. एक पॉइंट और इसमें ऐड ऑन होगा, वो ये है कि जो ईगो का डिसीजन है, ईगोज डिसीजन, इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट देखो, ईगोज डिसीजन इज बेस्ड मोर ऑन what others will think or what the consequence of an action could be on the individual. यानी कि जो ईगो का डिसीजन है वो बेस्ड होगा कि दूसरे क्या सोचते हैं, और जो वो एक्शन एक इंडिविजुअल करने वाला है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. और जो सुपर ईगो है वो मॉरल वैल्यूज पे काम करते हैं. अच्छा, हमने इड को इतना इतना ज्यादा बुरा बना दिया, बट कभी आपने सोचा है कि अगर इड नहीं होगा तो आपका इनर चाइल्ड नहीं रहेगा. हम बड़े तो होते जाते हैं, एथिक्स तो सीखते जाते हैं, सोचना जिस बात को, एथिक्स सीखते जाते हैं, लेकिन हमारी जो खुशी है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको दबाते चले जाते हैं, और फिर एंड में हम दुखी हो जाते हैं. तो क्यों? वाई? ठीक है, बैलेंस में रहो, ईगो ईगो में रहो. आज से हम ये कह सकते हैं कि हम ईगो में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बैलेंस में रहेंगे. बट कभी अपने इनर चाइल्ड को खत्म मत होने देना, यानी अपनी इड को बिल्कुल खत्म मत होने देना कि बिल्कुल अरे ये तो बिल्कुल ही विलन है लाइफ में. नहीं, विलन नहीं है, बट हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी और मॉरल ऑफ द वीडियो इज कि आपकी तीनों टाइप्स में से जो भी टाइप ज्यादा हैवी होगी, उस तरह की आपका पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर होगा.
अगर आपकी इड ज़्यादा है तो आपकी एंटी सोशल पर्सनालिटी हो सकती है। सुपर ईगो ज़्यादा है आप में तो यानी आप बहुत ज़्यादा अकड़ू हो सकते हो, राइट? जो जो आज तक हम ईगो को कहते थे। ज़्यादा आप एटीट्यूड वाले या बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मूवी के अमिताभ बच्चन सर जैसे हो सकते हो। ठीक है, परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा। बट अगर आपका ईगो हाई है या बैलेंस में है ये तीनों चीजें, तो आप लाइफ की रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी पे चलोगे। वर्ल्ड को फैंटेसी से नहीं देखोगे, प्रैक्टिकलिटी से देखोगे। ठीक है, थिंक अबाउट इट टुडे। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके एवरीवन, सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो टुडे। एक दो पॉइंट्स हैं ईड ईगो सुपर ईगो के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो, या फिर कुछ साइकोलॉजी ट्यूशंस के लिए या क्रैश कोर्स के लिए इंक्वायर करना हो, तो इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है 9971882871, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर मेरा टेलीग्राम का एक चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो। तब तक अपना ध्यान रखना, और क्वेश्चन जिस जो मैंने आपको बोला कि इनर चाइल्ड को कभी मरने मत देना, हमेशा अपने इनर चाइल्ड को अलाइव रखना। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड डे।